नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से एक नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षण विधियों का पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे और आनंद भी प्राप्त कर रहे होंगे। छात्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम काव्यखंड का एक पाठ पूर्ण कर चुके हैं, गद्यखंड से भी हमने एक पाठ पढ़ लिया है और रचनात्मक लेखन अर्थात लेखन से भी हम रचनात्मक लेख और आलेख और जो फीचर लेखन है, पत्र लेखन है, वो मैं आपको समझा चुकी थी। मीडिया से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपको बता चुकी थी, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपको वो सभी आपके अपनी जो कक्षा 11वीं में आपको नोटबुक बनवाई गई थी, उसी नोटबुक में आपने उतारने हैं। साथ में ही आपको मैंने एक PDF भी दी थी, जिससे गद्यखंड से पहले पाठ के क्या थे, प्रश्न उत्तर थे, और काव्यखंड की भी एक PDF आपको दी गई, जिसमें से कि प्रश्न उत्तर आपको दिए गए थे। आशा है कि आप सभी उन्हें हल कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम आज एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे, जो कि आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक से है, वितान भाग 2 से। पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग, पहला पाठ है, जिसके लेखक है मनोज श्याम जोशी। और आज हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हम जो लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। मनोज श्याम जोशी जी का जन्म 1935 में कुमाऊं में अर्थात उत्तराखंड में हुआ। उस समय तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था जो उत्तराखंड। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रकार, टेलीविज़न धारावाहिक के लेखक थे मनोज श्याम जोशी। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान के स्नातक और दिनमान पत्रिका में एक प्रमुख सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी वो क्या रहे, एज ए संपादक के रूप में कार्य किया। सन 84 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए उन्होंने क्या लिखा, पटकथा लेखक शुरू करने के बाद मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्यापा, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टट प्रोफेसर आदि। बलपंथ, नेताजी कहिए, इस देश के यारों का क्या कहना, बातों बातों में, 21वीं सदी, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र आदि उनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। जिसके लिए कि उन्हें क्या मिला, क्यापा के लिए 2005 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और निधन सन 2006 में दिल्ली में उनका क्या हो गया, निधन। छात्रों, एक महत्वपूर्ण उनकी कहानी है, कथा है सिल्वर वेडिंग, और मैं आपको इसका सारांश बताऊंगी। आपको स्वयं इस पूरी कहानी को पढ़ना है, परंतु इसके साथ भी हम पढ़ रहे हैं, और आप NCERT की साइट पे जाके इस बुक को डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मुख्य बिंदु बता दूं। ये जो कथा है सिल्वर वेडिंग, इसमें इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत, जो कि कुमाऊं के थे। उसके पश्चात वो दिल्ली आ गए और यहाँ से उनकी कहानी प्रारंभ होती है। यशोधर पंत मुख्य पात्र हैं। उसके पश्चात किशनदास, जो कि यशोधर पंत के सब कुछ हैं, भाई के साथ साथ उनके गुरु भी हैं, पिता भी हैं और ईश्वर भी हैं। यशोधर पंत के 3 बेटे हैं। पहला बेटा विज्ञापन कंपनी में काम करता है, दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका जा चुका है। और उनकी एक बेटी है जो कि क्या कर रही है, छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करती रहती हैं, साथ में डॉक्टरी की तैयारी कर रही हैं और वो भी अमेरिका जाना चाहती हैं। पत्नी क्या है, पत्नी समय के साथ परिवर्तन हो गई हैं। और ये जो हैं मुख्य पात्र हैं। साथ में ही
हम इसमें एक दृश्य देखेंगे जो कि यशोधर पंत जी के क्या है ऑफिस का दृश्य है, जिसमें कि ऑफिस में भी जो मुख्य लोग हैं उनके विषय में यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि चड्ढा एक मुख्य पात्र है उसमें कि जो आज आधुनिकता है और साथ में ही वो क्या है बहुत ही चतुर और इस मिजाज का है कि वह कुछ भी बोल लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो बदतमीजियाँ भी करता है जिसमें कि यशोधर पंत दखल नहीं देते। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर आखिरी फाइल में लाल फीता बांधकर निगाह मेज पर उठाई तब दफ्तर की पुरानी घड़ी 5:25 बजा रही थी और अपनी कलाई पे घड़ी साढ़े 5 बज रहे थे। पंत जी घड़ी को रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्हें दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया और फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली जो कि उनके कारण 5 बजे के बाद दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते में जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर में शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने पर कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई है। अर्थात यशोधर पंत क्या है अपने ऑफिस में हैं और आखिरी फाइल को वो बंद करते हुए क्या करते हैं, जो ऑफिस की घड़ी है उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो वो क्या कर रही है 5:25 दिखा रही है। और यशोधर पंत को जो विवाह में मिली हुई घड़ी है, जो उनको उनकी शादी में घड़ी मिली थी जो वो रोज़ अपनी कलाई में पहनते हैं, वह 5:30 बजा रहे थे। इस तरह से उन्होंने ऑफिस की घड़ी को क्या बताया कि यह घड़ी क्या है, सुस्त है। और साथ में ही अब और लोग भी 5-5:30 बजे तक मजबूर होते हैं क्योंकि यशोधर पंत काम करते रहते हैं ऑफिस में, इसलिए और लोग भी मजबूर हुए बैठे हुए होते हैं। और थोड़े हंसी मजाक वह अपने ऑफिस के और कर्मचारियों के साथ कर देते हैं और यह परंपरा उन्हें मिली किशनदा से। किशनदा एक मुख्य पात्र हैं। जब यशोधर पंत कुमाऊं से दिल्ली आए तो यशोधर पंत को किशनदा ने ही क्या किया, सहारा दिया, उन्हें अपने कमरे में रखा, साथ में ही जिस तरह से कि एक बच्चे को रखते हैं, एक भाई को रखते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपना साथ रखा, साथ में ही अपने दफ्तर में क्या दिया, नौकरी भी दी। तो वह किशनदा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और किशनदा का वास्तविक नाम क्या है, कृष्णानंद पांडे से मिली और परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। और यही कमेंट जो कि किशनदा ऑफिस में मारते थे, उन्होंने भी यही सीख लिया क्योंकि वो किशनदा की हर एक चीज़ को क्या करते थे, नकल करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं किशनदा की इन सब बातों को अगर कहूँगा तो मैं शायद उनके आदर्शों पर चलूँगा। क्योंकि आप को मैं बता दूं कि पूरी कहानी क्या है। एक तो पूरी कहानी क्या है कि यशोधर पंत अपने ही विचारों में, जो कि क्या है पुराने विचार है, उनमें फंसे हैं। उनका जीवन चक्र उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ है। साथ में ही वो किशनदा की हर चीज़ को मानते हैं और वो अपना परम कर्तव्य मानते हैं कि जैसे किशनदा करते थे वो भी वैसे ही करेंगे। इसलिए वो अपने ऑफिस के लोगों पे क्या करते हैं, ताना भी कस देते हैं कि आप लोगों की तरह ये घड़ी भी क्या हो गई, सुस्त हो गई। अब सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए छोकरे चड्ढे ने जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। समहाउ मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अव्यवस्थित लगता है, कुछ अलग लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि लोग आधुनिकता को अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी परंपरागत संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। थोड़ी सी बदतमीजी की एज यूअल बोला, बड़े बाऊ आपकी तो चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। अर्थात उनकी जो यशोधर पंत को जो घड़ी मिली है अपने विवाह में, उनको उसने क्या कहा, चूनेदानी, और कहा कि वो वक्त सही बता रही है। पंत जी ने धृष्टता से अनदेखा किया और कहा, पंत जी हमेशा जो नया लड़का ऑफिस में आया है जिसका नाम जिसको चढ़ा करके वो बोलते थे, वो
बदतमीज़ी, उनके व्यवहार में बदतमीज़ी लगती थी उन्हें, उनके रहन सहन, उनका जो पहनाव था वो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था, अव्यवस्थित लगता था। इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, अर्थात मिनट टू मिनट का सही समय वह बताती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली और इस तरह से धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू को छोड़ दिया। मन ही मन वह आप उस ज़माने को याद ज़रूर करते हैं कि जब दफ्तर में किशनदाह को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है, बड़े बाऊ ये तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। किस तरह से उस नवयुवक ने यशोधर पंत का जो हाथ पकड़ा और कहा कि आपके हाथ में जो घड़ी है वो बहुत पुरानी हो गई है और ये बाबा आदम के ज़माने की लगती है, इसलिए एक नई जापानी घड़ी ले लो जो कि कौन हो, डिजिटल हो। और यशोधर बाबू इस बात को याद करते हैं कि एक ज़माना था जब किशनदाह ऑफिस में होया करते थे और हमसे बड़े पद पर वो थे, हम उन्हें साहब कहते थे। और आज के ज़माने के इन बच्चों को देखो जो कि सीधे हाथ पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो ये उन्हें क्या लगता है, समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, कि अर्थात जो कोई उचित चीज़ नहीं लगती है, उन्हें सब कुछ अनुचित लगता है। आगे कहते हैं, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टू टाइम चल रही है, क्यों कैसे रही। उन्होंने कहा कि हम पुराने विचारों के हैं, हमारी घड़ी भी पुराने विचारों की है, और पर वो काम क्या करती है, सही काम बताती है। इस तरह नहले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा की में जहाँ से कभी यशोधर बाबू मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ही ठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदाह के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक की शरण मिली। कभी किशनदाह कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदाह ने उन्हें मैस रसोईया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा ले और गांव पैसे भेज दे। बाद में इन्हीं किशनदाह ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन भर जीवन मार्ग बना दिया। अब कथा में आगे क्या है कि किस तरह से जब याद करते हैं कि किस तरह से जब वो दिल्ली आए, कैसा जीवन उन्होंने जिया, किस तरह से किशनदाह ने उनकी मदद की। और किशनदाह क्या करते थे, जो कुमाऊं से आए हुए जितने भी लड़के थे उनको अपने ही कमरे में शरण देते थे, वहाँ रहने की जगह भी देते थे और साथ में ही क्या करते थे, उनके लिए खाना भी एक जगह में, और सबको कहते थे कि तुम्हें जो खाना है, जो बनाना है, तुम्हें सब चीज़ की आज़ादी है। अब पहले उन्होंने किशनदाह ने क्या किया कि यशोधर पंत को पहले जब उनकी उम्र कम थी तो एज अ रसोईया रखा, उसके बाद फिर अपने यहाँ दफ्तरी के रूप में रख दिया। और इसी कारण यशोधर बाबू के जीवन में किशनदाह का महत्वपूर्ण भाग क्या हुआ रहा, क्योंकि वो यशोधर बाबू को दिल्ली में उन्होंने शरण दी और इसी कारण वह किशनदाह को अपना सब कुछ मानने लगे। अब चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन के मुताबिक होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहकर बोला,
कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आप आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्हें किशनदास से सीखी है। अब जो ऑफिस में जो क्या थे कर्मचारी था, उसने जिनको मेनन कहा गया है, उन्होंने पूछा कि सर आपकी शादी कब हुई? तो उन्होंने कहा कि इस समय मेरी 6 फरवरी और 1947 था, 1947 में मेरी शादी हुई। तो उसने भी तुरंत हिसाब लगाया कि इस आज तो भाई आपकी शादी की क्या है 25वीं सालगिरह है। और इस बात में यशोधर पंत थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा झेपे, और ये भी झेपने की आदत भी उन्होंने किससे कॉपी की है? किशनदास से। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं किशनदास की हर एक चीज़ को अगर कॉपी करूँगा तो मैं जीवन में उनका कर्ज उतार सकूँगा। यशोधर जी खुश होते हुए भी चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू का से बड़ा नोट ले लो और सारे सेक्शन में चाय पानी का इंतजाम फटाफट कर लो। अब क्या हुआ, चड्ढा जिसे वो बदतमीज समझते थे, थोड़ा सा जो अनुचित नहीं लगता था उन्हें, उन्होंने फटाफट घंटी बजाई और चपरासी को बुलाया और कहा कि आप क्या करो, यशोधर पंत से क्या लो, पैसे लो और सब में चाय पानी का इंतज़ाम कर दो। अब वो यशोधर पंत जी को उन्होंने बोला कि भाई अरे ये वेडिंग, यशोधर पंत को जैसे बोला तो यशोधर पंत जी ने भी झट से जवाब दिया कि ये वेडिंग एनिवर्सरी क्या है, ये हमारे देश में नहीं होता, ये गोरों के चोंचले हैं, हम नहीं मानते इन्हें। तो इसमें भी चड्ढा ने बोला कि इस तरह से आप बात को घुमाइए फिराइए नहीं, आपको चाय पानी तो पिलानी ही पड़ेगी, साथ में लड्डू भी खिलाने पड़ेंगे। और ये सुनकर यशोधर बाबू ने अपनी जेब टटोली और उसमें 10 का नोट निकल कर कहा कि आप चाय पी लीजिए। इस बात में बहुत सारी नोक-झोंक हुई। फिर उन्होंने क्या किया, 20 रुपये निकाले। फिर चपरासी ने और कुछ कहा तो फिर क्या किया, पुनः उन्होंने टोटल 30 रुपये क्या कर दिए, तो किसको दे दिए, चपरासी को दे दिए। अब सारा सेक्शन जानता था कि यशोधर बाबू अपने बटुए से 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो। और बस टिकट का खर्च भी नहीं होता। गोल मार्केट में सेक्रेटेरिएट तक पहुंचने में साइकिल से आते जाते हैं, इधर उधर पैदल आने जाने में लगा देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चे अपने अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर लें, लेकिन पिताजी समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा और सवारी मालूम होती है। अब इस तरह से ऑफिस का दृश्य तो हो गया। सारे ऑफिस में जानते थे कि यशोधर बाबूजी का कोई खर्चा नहीं है, परंतु फिर भी वो 200-250 अपने जेब में हमेशा रखते हैं। हालांकि वो बहुत कंजूस किस्म के हैं, वो कोई खर्चा नहीं करते, परंतु फिर भी वो क्या करते हैं, पैसे रख लेते हैं। और किस तरह से उनका क्या है, अब क्या करते हैं, नज़दीकी उनका गोल मार्केट में सेक्रेटेरिएट के पास उनका घर है, साइकिल से आते हैं, जो कि उनके बच्चों को उचित नहीं लगता, क्योंकि बच्चे क्या हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, आधुनिकता में ढल गए हैं। यशोधर पंत आधुनिकता में बिल्कुल ढलना नहीं चाहते, वो वही पुरानी घिसी-पिटी जीवन शैली को ही अपनाकर अपना जीवन काटना चाहते हैं, और इसी जीवन चक्र में वो फंसे हुए भी हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को नागवार लगती है। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, परंतु उन्हें स्कूटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कार जब अफोर्ड नहीं की जाती तो उसके बाद को सोचना ही क्या, वो ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, बड़ों के चोचले हैं, जो कि उनके बस में नहीं है। अब आगे किस तरह से अब क्या हुआ, चाय पानी गपशप सब कुछ परंपरा के विरुद्ध होने लगता है। ये सब चीज़ें पार्टी वगैरह उन्हें बिल्कुल भी उचित नहीं लगती। उन्हें ये लगता है कि ये फालतू का क्या है, एक चोंचला है, और उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ही अटपटी लगती हैं। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिरला मंदिर में जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं को प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई थी, क्योंकि ऐसा किशनदास करते थे। इसलिए यशोधर पंत भी रास्ते से चलते हुए, जब वो साइकिल से अपना घर जाते थे ऑफिस से, तो रास्ते में बिरला मंदिर पड़ता था और वहाँ उसके ही उद्यान में बैठकर
जो आंगन है, जो बगीचा है, उसमें बैठकर वो प्रवचन सुनते थे और प्रभु का ध्यान लगाते थे। हालांकि उनकी ध्यान लगाने की इच्छा है भी नहीं, परंतु वो ये काम करते थे, क्योंकि ये काम कौन करते थे? यशोधर किशनदा करते थे। इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारे काम मैं भी करूँगा तो मैं किशनदा के आदर्शों पर चलूँगा। अब यह बात पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती थी, बहुत बुरा लगता था कि पिताजी इतने भी बुजुर्ग नहीं हैं, परंतु वो हरकतें ऐसे करते हैं, व्रत करते हैं। वो उनके आलोचना बच्चे बहुत करते थे, क्योंकि बच्चे चाहते थे कि पिता उनके अनुसार ढल जाए, जो आधुनिक रीति रिवाज है उनके साथ रहे, परंतु किशनदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और क्योंकि किशनदा के ही सारे इशारों पर यशोधर पंथ चलते थे, इसलिए उनको बच्चों का कुछ भी कहना क्या नहीं लगता था? नागवार लगता था। अब आगे देख लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसे कभी किशनदा की 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी DIZ एरिया की बदली शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यह 1 मंजिल क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें ज़रूर पता है कि उनकी यादों में गोल मार्केट के ठहाए जाने वाले गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र से डटे रहना निहायत ही ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयू जंग, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब क्या है, क्योंकि रोज़ बिरला मंदिर जाते हैं यशोधर पंत, ऐसे ही बैठते हैं। बिरला मंदिर से आते हुए वो घर के लिए साग सब्जी खरीदते हैं, किसी से मिलना जुलना हुआ तो उसमें समय बिता कर आते हैं, और 5 बजे से छूट जाते हैं, परंतु 8 बजे वो घर पहुंचते हैं। और यहाँ तक कि बिरला मंदिर से आते आते वो गोल मार्केट का DIZ एरिया देखते हैं, जहाँ पर किशनदा रहते थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं आप, फ्लैट जिसे हम बोलते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले सेट पर रहा करते थे, वो टूट रहा है और लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि यशोधर बाबू को कई बार लक्ष्मीबाई नगर, एंड्रूज गंज आदि जगहों में क्वार्टर मिलने की खबर सुनाई दी, परंतु हर बार उन्होंने क्वार्टर मिलने के लिए क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि वो गोल मार्केट वाला क्वार्टर छोड़ना नहीं चाहते थे। ये कुल मिलाकर यशोधर पंत पुराने ख्यालों में हैं। वो सारे किशनदा को ही क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। किशनदा जैसे करते थे उन्होंने भी अपनी जीवन शैली वैसे ही बना दी है, परंतु दूसरी तरफ पत्नी और बच्चे चाहते थे कि वो परिवर्तन हो जाए। पत्नी भी आधुनिक ख्यालों में ढल चुकी थी, बच्चे तो आधुनिक थे ही, परंतु वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और जिससे कि बच्चों को वो क्या लगते थे? अच्छे नहीं लगते थे, पुराने ख्यालों वाले लगते थे। इसी बात में बच्चे भी उनकी आलोचना करते थे। परंतु दूसरी तरफ भी यशोधर पंत भी अपने बच्चों की आलोचना करते थे और पत्नी की आलोचना करते थे। पत्नी को कई बार बड़े बेतुकी जो आलोचना बेतुकी कहकर, उनके स्लीवलेस ब्लाउज देकर, बहुत कुछ कहकर उन्हें कुछ ना कुछ नाम रख ही देते थे। तो इस तरह से यशोधर पंत जो है अपना क्वार्टर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब भी क्वार्टर टूटने का नंबर आता है तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की बस्तियां बचे हुए क्वार्टरों में अपना नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के ये पूछने पर भी कि जब भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखेंगे कहा, और उसी मुस्कुराहट से जिस तरह किशनदा से फिक्रा कह कर मुस्कुराते थे।
अब पत्नी बार बार कहती थी कि आप इस कमरे को कब तक बचाओगे, ये तो टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे नई नई इमारतें बन रहे हैं। ये कहकर कि तब की तब देखेंगे और मुस्कुराकर चले जाते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों के हर छोटी बड़ी मतभेद होने पर भी और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते, क्योंकि पत्नी और बच्चों से मतभेद होता है। पत्नी और बच्चे चाहते हैं कि वो आधुनिकता को अपना लें, परंतु किस तरह से वो नहीं चाहते कि वो इस चीज़ को अपनाएं। वो किशनदा को अपने पक्के ईश्वर सब कुछ मानते हैं, इसलिए वो उन्हीं के हिसाब से जीना चाहते हैं। और ये भी एक वजह है कि घर में आते हैं तो बच्चे उन्हें कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। ये चीज़ उन्हें बहुत अनुचित लगती है, इसलिए वो लेट ही घर आना पसंद करते हैं। और जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर लेते थे, परंतु अब बच्चे भी बड़े हो गए, युवा हो गए, इसलिए अब वो चीज़ नहीं रहा। बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का साधारण पुत्र असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कुछ समझ में भी नहीं आती। अब बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में जॉब लग गया और उसे 1500 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ये चीज़ यशोधर बाबू को बिल्कुल भी क्या नहीं लगती, पसंद नहीं लगती। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बहुत साधारण सा है और उसे इतना अच्छा वेतन कैसे मिल जाता है। जब हम नौकरी लगे थे तो हमें तो इतना बिल्कुल भी नहीं मिलता था, तो इसमें भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, मीन्स कि ये कैसे हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि किस तरह से यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा है वो IAS की तैयारी करके तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू को समझ सकना असंभव है कि यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसे ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। यशोधर बाबू को ये भी उचित लगता है कि बेटा IAS की तैयारी तो कर रहा है, परंतु ये कई बार इसका नाम दूसरे ही सर्विस में भी आया है और इसने ज्वाइन करने के लिए इसे कहा गया, परंतु इसने फिर मना क्यों किया। ये चीज़ भी उन्हें इनप्रॉपर लगती है। तीसरा बेटा जो है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पाकर क्या अमेरिका में शिफ्ट हो गया है, और बेटी है जो कि क्या करती है, तमाम जो जितने भी लड़के आते हैं उन्हें अस्वीकार करती है और शादी के लिए तैयार नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो भी स्कॉलरशिप पाकर कहाँ जाएगी, अमेरिका जाएगी, इसलिए उसे अपनी बेटी भी अच्छी नहीं लगती, उसे भी इनप्रॉपर लगती है कि ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए कि लड़कियां दूसरों ससुराल जाने का अब समय आ गया, विवाह करने के समय आ गया, और वो क्या कर रही है, अपनी उच्च शिक्षा से डॉक्टरी करना चाहती है, इसलिए वो सारे लड़कों को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। अब यशोधर पंत अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु दूसरी तरफ उन्हें यह समहाउ भी लगता है, वो ये अनुभव करते हैं कि इसमें जो खुशी बच्चों को मिल रही है इसमें परायापन सा हो गया है, वो अपनापन नहीं रहा। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती है। अब क्या होता है, यशोधर पंत अपनी जीजा या अपनी बहन की कोई मदद करना चाहते हैं तो बच्चे उसकी आलोचना करते हैं। इस चीज़ से भी उन्हें क्या लगता है, इनप्रॉपर लगता है कि बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए हैं और रिश्तेदारों के प्रति उनके कोई भावना वो नहीं दिखाते, अर्थात वो क्या हो गए हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित है, जो कि ये उन्हें क्या लगता है, समहाउ लगता है। और फिर यशोधर बाबू खुद जनरेशन गैप तो होता ही है सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं। स्वयं कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है, अर्थात पीढ़ी का जो अंतराल है ये है, और ये कहकर वो अपने आप को मना लेते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो उनकी संस्कृति है उसको अपनाएं, बड़ों का सम्मान करें, रीति रिवाजों को सही ढंग से अपनाएं, बल्कि अपने गरीब रिश्तेदारों की सहायता करें, परंतु उन्हें ऐसा नहीं मिलता। यद्यपि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के मूल संस्कारों में से किसी तरह आधुनिक नहीं हैं, तथापि बच्चों की तरफदारी करने में मात्र सुलभ मजबूरी उन्हें भी मॉड बना डाला।
कुछ यह भी है कि जिस समय शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इसी संयुक्त परिवार के पीछे ही बहुओं की गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति हमारा पक्ष कभी नहीं लेते थे। अब क्या है, मैं कहानी में उभरे हुए हर एक बिंदु को आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अब यशोधर बाबू की पत्नी क्या है, वही अपनी संस्कृति को पूरी तरह से अपनाती है, परंतु बच्चों के द्वारा आधुनिकता में ढलने की जो मजबूरी है, इस कारण उन्हें वो भी क्या हो गई, मॉडर्न हो गई और वो बच्चों के साथ क्या हो गई, ढल गई हैं, चाहे वो पहनाव में हो चाहे वो विचारों में हो। और इसका ये कारण यह भी है कि जिस समय शादी हुई यशोधर बाबू संयुक्त परिवार में रहते थे, जहाँ पर उनकी पत्नी की बहुत सारी जेठानियाँ भी रहते थे और जेठानियों का जो साम्राज्य चलता था, जेठानियों के पीछे वह कुछ नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्हें संयुक्त परिवार अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार का विरोध और एकाकी परिवार को बढ़ावा देने का जो मूल्य उभर कर आ रहा है वो भी हमें दिख रहा है। अब ये आगे यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार में ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। इस तरह से उनकी पत्नी को शिकायतें होती हैं कि तब आपने कुछ नहीं कहा, जेठानियों के चलती थी संयुक्त परिवार में, और ये सब चीज़ें लागू करवा देते थे घरवाली बच्चों से। इस तरह से बच्चे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। किस तरह से उनकी पत्नी को बहुत संयुक्त परिवार से क्या है, शिकायतें हैं। अब फिर यशोधर जी उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते। किस तरह से वो यशोधर बाबू को बाबा आदम के ज़माने की बातें कहते हैं और अपने बच्चों को आधुनिक मानती हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चे आधुनिकता को अपना रहे हैं तो उनमें कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं भी इन बातों से सहमत हूँ और जिस हद तक सुविधा हो वो मेरे ही कहने पर वह ढकोसला हो ही नहीं सकता, साफ बात है। उनकी पत्नी कहती है कि बच्चे बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वो आधुनिकता को अपना रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैंने भी परिवार में रहकर देख लिया है, संयुक्त परिवार में किस तरह से मुझे बोलने की आज़ादी नहीं थी, सही ढंग से रहने की आज़ादी नहीं थी। तो मुझे क्या है, बच्चों का रहना ही क्या लगता है, जिस तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से उचित लगता है। तो छात्रों, आज हमने देखा कि सिल्वर वेडिंग में कि किस तरह से इसमें जो मुख्य बिंदु कहानी के उभर कर आ रहे हैं, एक तरह से तो सबसे पहले कि ये कथा क्या है, एक यशोधर पंथ के इर्द गिर्द घूमती हुई कथा है जो कि बिल्कुल पुराने विचारों को अपने पोटली में बांधे हुए हैं। किशनदा के पक्के चेले हैं, किशनदा को ही अपना सब कुछ मानते हैं और वो आधुनिक नहीं होना चाहते। दूसरी बात कि बच्चों का खुश होना उन्हें अच्छा लगता है, परंतु बच्चों का खुश होकर इस तरह से आधुनिकता को अपनाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यशोधर पंथ क्या हैं, कंजूस हैं। बच्चे क्या हैं, पूरे ज़ोर शोर से आलोचना करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। ये बात यहाँ पर उभर के आई है। साथ में ही ये बात कही गई कि बच्चों में रिश्तेदारों पे, जो गरीब रिश्तेदार हैं उनका सम्मान करने की जो क्या है कि सम्मान नहीं करते, उनकी मदद नहीं करने देती, ये बात उभर कर आए। और ये बात भी कि संयुक्त परिवार को कम महत्व देना, संयुक्त परिवार की कमियों को उजागर करना और एकाकी परिवार को महत्व देना। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको यहाँ से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो दिखाई नहीं देता तो आप इसी बुक को डाउनलोड कर लो NCERT की साइट से और फिर वहाँ से आप डिटेल में देख लेना। अब नेक्स्ट भाग हम इसका अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।